वेलकम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात कर ली थी कि फ्रेनेल जो बाई प्रिज्म था उसके द्वारा हम जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य थी लैम्बडा उसको हम इवेल्यूट कर रहे थे, ज्ञात कर रहे थे। इसके बाद हेडिंग डालना इसी में दूसरी है फ्रेनेल द्विप्रिज्म की सहायता से, हेडिंग डाल दो सेकंड, फ्रेनेल द्विप्रिज्म की सहायता से पारदर्शी पट्टिका की मोटाई ज्ञात करना, पारदर्शी पट्टिका की मोटाई ज्ञात करना। फ्रेनेल द्विप्रिज्म की सहायता से पारदर्शी पट्टिका की मोटाई ज्ञात करना। इस हेडिंग को डालो और देखो इधर कि एक प्रकाश स्रोत S था, यहां पर ये प्रकाश स्रोत उस द्विप्रिज्म की वजह से दो प्रकाश स्रोत S1 और S2 की तरह बिहेव कर रहा था। S1 और S2 दो हमने द्विप्रिज्म की सहायता से बना लिए थे। यहाँ पर इसका मूल बिंदु O था, इस तरह से मान सकते हैं। और यहां से जब प्रकाश की किरण है यहाँ पर पहुंच रही थी तो वो यहाँ पर तो बना रही थी कौन, संपोषी व्यतिकरण जो उसके केंद्र पर था, केंद्रीय फ्रिंज। और इस स्मॉल x दूरी पर एक बिंदु P है, यहाँ पर भी प्रकाश की किरणें पहुंच रही हैं इस तरह से यहाँ पर, और एक किरण यहाँ पर इस तरह से पहुंच रही है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, एक तो केंद्र पर पहुंच रही है ऊपर, तो केंद्र पर जीरो पथांतर के साथ पहुंच रही है, इसलिए यहाँ पर संपोषी व्यतिकरण देखने को मिल रहा था। केंद्रीय फ्रिंज थी वो कैसी थी, यहाँ पर ये जो केंद्रीय फ्रिंज है वो दीप्त फ्रिंज थी यहाँ पर। ठीक है, और इस स्मॉल x दूरी पर हमने बिंदु P लिया, वहां पर दो किरणें पहुंच रही हैं S1 से और S2 से। तो हम करते क्या है, एक कांच की पट्टिका हमने इस टाइप की ले ली जो कि पारदर्शी है। इस तरह से कांच की पट्टिका है, इस कांच की पट्टिका को हमने प्रकाश की किरणों के मध्य रख दिया। यहाँ पर प्रकाश की किरणों के मध्य अगर हम उस पट्टिका को रखेंगे, एक कांच की पट्टिका है, T मोटाई की है और म्यू अपवर्तनांक है। क्या है, T तो उसकी मोटाई है और म्यू उसका क्या है, अपवर्तनांक है। T मोटाई और म्यू अपवर्तनांक की एक पट्टिका को हमने यहाँ पर रख दिया। अब हमें T की वैल्यू ज्ञात नहीं है कि उसकी T कितना होगा, उसके लिए उसकी जो मोटाई है, थिकनेस है उसकी T है। ठीक है, और कांच की तो उसका अपवर्तनांक हमने कितना मान लिया, म्यू मान लिया। तो हमने उसको प्रकाश की किरणों के बीच में रख दिया। तो अब जो किरणें केंद्र पर पहुंच रही होंगी, ये इसमें से होकर इस तरह से थोड़ी टेढ़ी होकर जाएगी, क्योंकि सघन विरल से सघन में जा रही है वो, इसलिए ये वाली जो किरण यहाँ पर पहुंची है वो अब ज्यादा डिस्टेंस तय करेगी इसकी तुलना में, S2O की तुलना में S1O है वो ज्यादा डिस्टेंस तय करेगी। मतलब इन दोनों किरणों के मध्य में क्या आ जाएगा, पथांतर आ जाएगा। जो S1O है और S2O है, इन किरणों के मध्य में क्या आ जाएगा, पथांतर आ जाएगा। तो जिससे कि जो केंद्र पर बनने वाली फ्रिंज है वो अब दीप्त नहीं रहेगी, तो दीप्त फ्रिंज अपने स्थान से विस्थापित हो जाएगी। तो T जो मोटाई की पट्टिका अगर हम लेते हैं तो उससे जो पथांतर उत्पन्न होता है, डेल्टा इक्वल टू म्यू T म्यू माइनस 1। इसकी वजह से जो T मोटाई की पट्टिका है उसकी वजह से जो पथांतर जो होगा T म्यू माइनस के 1, इतना होगा पथांतर। अब ये पथांतर हमने निकाला था, यदि ये पथांतर T इंटू म्यू माइनस 1, यदि ये पथांतर इस पथांतर की वजह से जो केंद्रीय फ्रिंज है, मान लिया हमने कि जो केंद्र पर बनने वाली फ्रिंज है, वो पॉइंट पर बनने वाली जो फ्रिंज है अब विस्थापित हो गई अपने स्थान से, क्योंकि इसमें पथांतर अधिक आ गया। ये ज्यादा डिस्टेंस तय करके आ रही है, कम डिस्टेंस तय करके आ रही है। तो इसे भी, तो यहां से इधर की ओर कहीं इस ये ज्यादा है तो इसको कम करना होगा, तो ऊपर की ओर होगी कम, और इसको थोड़ा बढ़ाना होगा, तभी तो दोनों की जो लंबाई है बराबर होगी। तो कहीं ना कहीं ये केंद्रीय फ्रिंज ऊपर की ओर विस्थापित हो जाएगी। माना केंद्रीय फ्रिंज NV कोई दीप्त फ्रिंज बन रही है ऊपर, जैसे इस तरह से बन रहा होगा व्यतिकरण प्रारूप, यहाँ पर दीप्त फिर अदीप्त फिर दीप्त फिर अदीप्त, इस तरह से। तो मान लिया कि जो केंद्रीय फ्रिंज है NV दीप्त फ्रिंज के स्थान पर, NV दीप्त फ्रिंज के स्थान पर विस्थापित हो गई, NV दीप्त फ्रिंज के स्थान पर क्या हो गई, विस्थापित हो गई। तब उस स्थिति में जो पथांतर है ये वाला, जो किसकी वजह से आया था, उस कांच की स्लैब की वजह से, कांच की पट्टिका की वजह से, तो ये जो पथांतर है वो कितने के बराबर होगा, n लैम्डा के बराबर, यानी कि T इंटू म्यू माइनस 1 के बराबर, जहां n इक्वल टू कितना हो जाएगा,
0 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, यदि हम मानते हैं सेकंड कि माना जो केंद्रीय फ्रिंज है, माना केंद्रीय जो फ्रिंज है यहाँ पर जो ऊपर बन रही थी, इस पट्टिका को रखने के बाद वो विस्थापित हो गई क्योंकि इनके बीच में पथांतर आ गया। केंद्रीय फ्रिंज बोलते किसको हैं? केंद्रीय फ्रिंज इसको बोलते हैं कि जो जीरो पथांतर के साथ उत्पन्न हुई हो, यानी कि ये किरण यहाँ पर चल रही थी और ये नहीं था तब भी S1O S2O के बराबर था, लेकिन पट्टिका को रखने की वजह से दोनों जो किरणें थी उनके बीच में क्या आ गया? पथांतर आ गया। तो माना केंद्रीय फ्रिंज NV आदित्य फ्रिंज के स्थान पर, NV आदित्य फ्रिंज के स्थान पर, NV आदित्य फ्रिंज के स्थान पर विस्थापित हो गई, NV आदित्य फ्रिंज के स्थान पर विस्थापित हो गई, तब उस स्थिति में जो पथांतर है ये डेल्टा इक्वल टू जो T म्यू माइनस 1 का आ रहा था वो कितने के बराबर हो जाएगा? आदित्य फ्रिंज के लिए कितना होता है पथांतर? 2n + 1 लैम्डा बाई 2, तो वो पथांतर उसके बराबर हो गया होगा जहां n इक्वल टू कितना होगा? 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरह से। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? t की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि जो भी कांच की पट्टिका दी होगी उसके लिए म्यू और कौन सी स्थान पर वो विस्थापित हो रही है उसको हम स्केल से हम वहां पर क्या कर सकते हैं? मेजरमेंट कर सकते हैं कि पहले केंद्रीय फ्रिंज यहाँ पर बन रही थी, अब केंद्रीय फ्रिंज कहां पर बनी है, तो उससे हम x की जो मेजरमेंट है, x दूरी का मेजरमेंट करके वहां पर इसको हम इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो लिखें इसमें हेडिंग डालकर चित्र को बना लो पहले, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हुआ करती थी? स्रोत से ये दोनों डिस्टेंस तो हुआ करती थी यहां से यहां तक स्मॉल d, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस हुआ करती थी वो होती थी कैपिटल D, जो कि कितने के बराबर थी? a + b के बराबर थी। चित्र को बना लो पहले। लिखें देखो, यदि स्रोत S1 व S2 से चलने वाली तरंगों के मध्य पथांतर, यदि स्रोत S1 व S2 से चलने वाली तरंगों के मध्य पथांतर 0 होता है, यदि स्रोत S1 व S2 से चलने वाली तरंगों के मध्य पथांतर 0 होता है, तब वो पर्दे के केंद्र पर दीप्त फ्रिंज बनाती हैं, तब वो पर्दे के केंद्र पर दीप्त फ्रिंज बनाती हैं, जिसे केंद्रीय दीप्त फ्रिंज कहते हैं, जिसे केंद्रीय दीप्त फ्रिंज कहते हैं। यदि इन दोनों तरंगों में से किसी एक तरंग के मार्ग में, यदि इन दोनों तरंगों में से किसी एक तरंग के मार्ग में स्मॉल टी मोटाई एवं म्यू अपवर्तनांक की, स्मॉल टी मोटाई एवं म्यू अपवर्तनांक की एक पारदर्शी फिल्म रख देते हैं, म्यू अपवर्तनांक की एक पारदर्शी फिल्म रख देते हैं, तब इस पट्टिका के कारण तरंगों के मध्य, तब इस पट्टिका के कारण तरंगों के मध्य निम्न पथांतर उत्पन्न होगा, तरंगों के मध्य निम्न पथांतर उत्पन्न होगा। डेल्टा इक्वल टू टी म्यू माइनस 1, इक्वेशन नंबर 1, डेल्टा इक्वल टू टी म्यू माइनस 1, इक्वेशन नंबर 1 डाल दो इसको, और स्मॉल 1 पॉइंट, स्मॉल a पॉइंट लिया, रोमन संख्या में डाल देना
एक और दो इस तरह से चल रहे हैं तो इनको एक और दो इस तरह से कर देना और लिखना यदि पट्टिका को रखने पर केंद्रीय फ्रिंज का विस्थापन NV दीप्त फ्रिंज के स्थान पर हो जाए, यदि पट्टिका को रखने पर केंद्रीय फ्रिंज का विस्थापन NV दीप्त फ्रिंज के स्थान पर हो जाए, तब NV दीप्त फ्रिंज के स्थान पर हो जाए तब समीकरण 1 से डेल्टा इक्वल टू एन लैम्बडा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये पथांतरी किसके इक्विवेलेंट होगा, एन लैम्बडा के इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि एन विदीप्त फ्रिंज के स्थान पर वो केंद्रीय फ्रिंज बन रही है। और जहां n इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन होगा, बी पॉइंट लिखो या सेकंड पॉइंट लिखो, यदि केंद्रीय फ्रिंज का विस्थापन एनवी अदीप्त फ्रिंज के स्थान पर हो जाए, यदि केंद्रीय फ्रिंज का विस्थापन एनवी अदीप्त फ्रिंज के स्थान पर हो जाए, तब पथांतर डेल्टा इक्वल टू टी इंटू म्यू माइनस 1 इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्बडा बाई 2, इस तरह से लिख देना इसको, जहां n इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरह से होगा। n इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन होगा। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया कि फ्रेनेल द्विप्रिज्म की सहायता से हमने पहला पॉइंट किया था, इसमें पहला पॉइंट जो कि किसके इक्विवेलेंट था, मतलब उसमें क्या इवेल्यूएट कर रहे थे हम लैम्बडा को, और सेकंड में हम टी जो पारदर्शी पट्टिका की मोटाई है उसको इवेल्यूएट कर रहे थे टी को। अब क्वेश्चन देखें, इसी पर है, इसी ही रिलेटेड है, लिखो क्वेश्चन, फ्रेनेल द्विप्रिज्म के एक प्रयोग में, फ्रेनेल द्विप्रिज्म के एक प्रयोग में एक वर्णी प्रकाश स्रोत की तरंग दैर्ध्य, फ्रेनेल द्विप्रिज्म के एक प्रयोग में एक वर्णी प्रकाश स्रोत की तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रम है, 6000 एंगस्ट्रम है, तब 1.5 अपवर्तनांक वाली कांच की प्लेट, तब 1.5 अपवर्तनांक वाली कांच की प्लेट किसी एक 1.5 अपवर्तनांक वाली कांच की प्लेट किसी एक प्रकाश किरण के मार्ग में रख दी जाती है, किसी प्रकाश किरण के मार्ग में रख दी जाती है, तो केंद्रीय दीप्त फ्रिंज, तो केंद्र पर बनने वाली जो दीप्त फ्रिंज है, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज पांचवें क्रमांक वाली दीप्त फ्रिंज के स्थान पर, पांचवें क्रमांक वाली दीप्त फ्रिंज के स्थान पर विस्थापित हो जाती है, तब कांच की प्लेट की मोटाई ज्ञात कीजिए, तब कांच की प्लेट की मोटाई ज्ञात कीजिए, मतलब टी की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो इधर देखो किस तरह से करेंगे इसका आंसर, कि लैम्बडा आपको दे रखा है 6000 एंगस्ट्रम, उस कांच की प्लेट की मोटाई जो अपवर्तनांक है 1.5 दे रखा है, पांचवें दीप्त फ्रिंज के स्थान पर क्या हो रही है, वो पांचवें दीप्त फ्रिंज के स्थान पर विस्थापित हो गई केंद्रीय फ्रिंज, इसको रखते ही ये यहाँ पर कोई भी पांचवें क्रमांक की दीप्त फ्रिंज बन रही थी उसके स्थान पर विस्थापित हो गई, चूंकि t इंटू म्यू माइनस 1 कितने के बराबर होगा, n लैम्बडा के बराबर, nv दीप्त फ्रिंज के लिए, nv दीप्त फ्रिंज के लिए अगर nv दीप्त फ्रिंज के स्थान पर हो रही है तो ये हो जाएगा nv दीप्त फ्रिंज के लिए ये हो जाएगा।
अब ये अभी यहाँ पर n इक्वल टू कितना है गिवन है, n इक्वल टू 5 गिवन है, और यहाँ पर t इक्वल टू कितना जाएगा n लैम्डा अपॉन म्यू माइनस के 1, सभी वैल्यू आपको गिवन है। n की वैल्यू 5, इसकी है 6000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगी ये, ठीक है। म्यू की वैल्यू दे रखी है 1.5 माइनस के 1, तो ये कितना हो जाएगा 0.5, तो 5 इंटू 6000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर अपॉन में कितना हो जाएगा ये 0.5, और इसको सॉल्व करके आप निकाल सकते हो t की वैल्यू। करें इसको कंप्लीट। कर लो इसको सॉल्व, कितना आ जाएगा 5 से 5 जाएगा 10⁻⁻1 आएगा, ऊपर जाएगा 1 तो 10⁻⁻9, इसमें से 3 जाएगा तो -6, तो 6 इंटू 10⁻⁻6 मीटर आएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 6 माइक्रोमीटर। -6 को हम कितना लिख सकते हैं माइक्रो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है। अगर वो कहता है कि 5वीं आदित्य फ्रिंज के स्थान पर विस्थापन हुआ हो, तो इस वाले फॉर्मूले को लगाते हैं और n इक्वल टू कितना रख देते हैं वहां पर 5 रख देते हैं, ठीक है। इस तरह से होता आदित्य के लिए ये वाला और दीप्त के लिए ये वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसके बाद, दो कला संबद्ध स्रोत जिनके आयामों का अनुपात 9:1 है, जिनके आयामों का अनुपात 9:1 है, इस तरह से लिखना। जिन्हें व्यतिकरण फ्रिंज उत्पन्न करने के काम में लिया जाता है, जिन्हें व्यतिकरण फ्रिंज उत्पन्न करने के काम में लिया जाता है, तब अधिकतम एवं न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तब अधिकतम एवं न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। आयामों का अनुपात दे रखा है, तब अधिकतम एवं न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात हमें ज्ञात करना है। देखो तो A1 अनुपात A2 आपको दिया हुआ है 9:1, हमें तीव्रताओं का जो अधिकतम है और न्यूनतम है उनका अनुपात ज्ञात करना है, I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम। तो I मैक्सिमम कितना था √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर अपॉन में ये कितना था √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर, ठीक है। √I1 को अगर हम बाहर निकालें, I2 को निकाल लेते हैं, I1 अनुपात I2 आ जाएगा हमारे पास, तो रूट में I1 अपॉन I2 आ जाएगा और प्लस में कितना आ जाएगा 1। √I2 को बाहर निकाला है तो स्क्वायर की वजह से I2 बाहर आएगा। इसी तरह से इसमें से भी हमने I2 को बाहर निकाला, तो ये भी कितना जाएगा I1 अनुपात I2 का रूट -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा, I2 से I2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तीव्रता को हम कैसे लिख सकते हैं, तीव्रता होती है आयाम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। जो तीव्रता है वो प्रोपोर्शनल होती है किसके, आयाम के स्क्वायर। तो I1 के संगत हमने A1 से रिप्रेजेंट कर दिया, K इंटू A1 का स्क्वायर अपॉन में K इंटू A2 का स्क्वायर प्लस में 1, इस तरह से हो जाएगा का स्क्वायर अपॉन में नीचे भी इस तरह से आ जाएगा K A1 का स्क्वायर अपॉन K A2 का स्क्वायर माइनस के 1, इसका भी स्क्वायर। तीव्रता के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, यहाँ कांस्टेंट हमने मान लिया, जब इसको इक्वल करेंगे तो K के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट में ये आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं A1 अपॉन A2, K से K कैंसिल आउट हो गया, रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में नीचे आ जाएगा A1 अपॉन A2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये अनुपात आपको गिवन है, A1 अनुपात A2 9
ठीक है, प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे आ जाएगा 9 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना बचेगा हमारे पास, कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर अपॉन 8 का स्क्वायर, इस तरह से लिख लो पहले 8 का स्क्वायर। तो ये 100 बटे 8 64। तो ये कितना हो जाएगा, 4 से काट लेते हैं इसको 25 और नीचे आ जाएगा 16, 25:16। करें इसको कंप्लीट पूरा। कंप्लीट कर लो इसको। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे इससे आगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।